शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन से अधिकार हमें प्राप्त हैं और शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है, आइए इस विषय को जानते हैं। तो सबसे पहले शोषण क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को जो उसके जो अधिकार मिले होते हैं उन अधिकारों से कम या दिया जाता है या उसको उस अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तो इसे हम शोषण कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1000 रुपये दिहाड़ी पर काम कर रहा है और सरकार की तरफ से 1000 रुपया उसको देना है। यदि कोई व्यक्ति उससे काम करवा करके या बात करके, ठीक है, और उसे कहा कि तुझे 1000 रुपये मिलेगा, लेकिन उसको 1000 रुपया न दे करके कम देता है, तो वो उसका शोषण होता है। ठीक है, या कोई अधिकार उसे मिलना चाहिए, उसे पढ़ने का अधिकार है, उसे पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है, उसे बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, उसे अगर सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है तो ये भी एक प्रकार का शोषण होता है। आइए हम जानते हैं इस विषय को और आगे विस्तृत में। तो सबसे पहला है मानव व्यापार। मानव व्यापार जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, इस विषय को हम जानते हैं। मानव व्यापार क्या होता है? जब वस्तुओं की तरह औरतों को, पुरुषों को, बच्चों को बेचा जाता है, भाड़े पर उठाना अथवा अन्यथा अन्य उपयोग के लिए जब उनका उपयोग किया जाता है, इसके साथ साथ औरतों और लड़कियों को से जो अनैतिक कार्य या प्रयोजन के लिए व्यापार किया जाता है, तो इसे ही हम मानव व्यापार कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं बेगार या जबरन मजदूरी क्या होता है। बेगार क्या होता है अथवा उसको जबरन मजदूरी कहते हैं। जबरन मजदूरी क्या होता है? किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना और फिर उसे मजदूरी न देना अथवा उचित मजदूरी जो उसको बनता है, ठीक है, वो न देना, ये बेगार कहलाता है। आगे हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में, हमारा जो संविधान है उस संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो सबसे पहला है मानव व्यापार तथा बेगार पर रोक। यानी कि भारत का संविधान मानव व्यापार, जो भी मैंने आपको समझाया कि मानव व्यापार क्या होता है और बेगार क्या होता है, तो उस मानव व्यापार और बेगार को रोक लगाना, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 23 के द्वारा मानव व्यापार तथा बेगार और जबरन काम करवाने को गैर कानूनी घोषित किया गया है। और दूसरा है बाल मजदूरी पर रोक। बाल मजदूरी को बाल शोषण भी कहा जाता है। जब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी फैक्ट्री, दुकान अथवा खान आदि में काम करने पर लगा दिया जाता है अथवा बच्चों को जबरदस्ती काम पर कराया जाता है, लगाया जाता है, तो इसे हम बाल मजदूरी कहते हैं। इस प्रकार के बच्चों से कोई जोखिम वाला जो काम है वो करवाना गैर कानूनी होता है, ठीक है, इसे ही हम बाल मजदूरी कहते हैं। तो हमारा संविधान है जो है इस बाल मजदूरी पर भी रोक लगाने का प्रावधान देता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में एक और है अधिकार हमें प्राप्त है, वो है संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार क्या होता है? जो हमारा संस्कृति है, ठीक है, उस संस्कृति को, और शिक्षा का अधिकार। शैक्षिक अधिकार का अर्थ है शिक्षा का अधिकार, यानी कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षा लेने का अधिकार है, उसे अपनी संस्कृति को, उसके अपने कल्चर को संरक्षण करके रखने और उसे आगे तक ले जाने का भी अधिकार है। आइए हम इस विषय पर बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें अल्पसंख्यक क्या होता है। तो अल्पसंख्यक वह समूह है जिसकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग या पूरे देश में संख्या के आधार पर वह किसी अन्य समूह के समक्ष, ठीक है, छोटा होता है। ऐसे समुदाय या जाति को हम अल्पसंख्यक कहते हैं। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत हमें भारत के संविधान में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो सबसे पहला है
अल्पसंख्यकों समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने या संरक्षित करने और उसे विकसित करने का अधिकार है। यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक समूह, ठीक है, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और उसे विकसित कर सकता है। वैसे हर मत या पंथ को या संप्रदाय को या समूह को या जाति को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का और उसे विकसित करने का अधिकार है। दूसरा है, भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। तो जो भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हैं, जिनका प्रचार प्रसार कम है, ठीक है, जिनकी बहुत कम संख्या है और उनको खतरा है कि भाई मेरी भाषा या मेरी ये संस्कृति या उनकी लिपि का आगे चल करके लोप हो सकता है, खत्म हो सकता है, इसलिए उसको संरक्षित करने के लिए वो उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको वो आगे बढ़ा सकता है। जिनकी पूरे देश में संख्या अन्य जो जाति या समुदाय या धर्म है उनसे कम होती है, तो उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। उस भाषा या लिपि के द्वारा लोगों को शिक्षित कर सकता है, वो उसके लिए शिक्षण संस्थान को भी खोल सकता है। वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं करेगी। सरकारों से वो वित्तीय सहायता ले सकते हैं और उस शिक्षण संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथों में होता है। तो ये था हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। आगे बात करते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये भी हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में इसका वर्णन आता है और भारत के सभी नागरिक जो हैं उनको मौलिक अधिकारों के द्वारा ये संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो प्राप्त है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया वह अधिकार है जिसके अंतर्गत वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है, संवैधानिक उपचार क्या होता है? संवैधानिक उपचार का अगर सीधी भाषा में हम समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर किसी ने कोई आरोप लगा दिया, तो आप उससे बचने के लिए या अपने को सही साबित करने के लिए आप कानूनी सलाह मशविरा या आप वकील वगैरह करके और आप अपने पक्ष को अदालत में रख सकते हैं। और अब संवैधानिक उपचार के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको हमें जानने की जरूरत है। और क्या क्या है इसके अंतर्गत? तो एक होता है प्रादेश या रिट। यह जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पेपर में इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रादेश या रिट क्या होता है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकता है। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। यानी कि सरकार जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय है या कोई भी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो है, वो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार पर को आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं। आप जो है अपने राज्य में या किसी भी सरकार में, ठीक है, जनता को ये जो मौलिक अधिकार सरकार संविधान द्वारा मिले हैं उसको आप लागू करो। यहाँ पर इस तरह के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसके लिए कोई भी अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय सरकार को आदेश दे सकता है। संविधान द्वारा जो उसे अधिकार मिला है उस अधिकारों का उपयोग वो कर सकता है। और न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश भी जारी करता है जिसे प्रादेश या रिट कहते हैं। अब संवैधानिक उपचारों के अधिकार के विषय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, इस विषय पर हम जानते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा सभी प्राप्त अधिकारों की रक्षा
जाता है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय यानी कि आत्मा की संज्ञा दिया है। अगर ये भी प्रश्न उठता है कि संविधान का हृदय या आत्मा किसे कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है इसे ही संविधान का हृदय या आत्मा कहते हैं। और इस विषय पर अभी आपने सुना कि बाबा साहब अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने क्या बातें कही है कि ये जो है हमें जितने मौलिक अधिकार मिले हैं उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। यदि कहीं हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, या मौलिक अधिकारों से हमें वंचित कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में हम जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और हम संवैधानिक उपचार प्राप्त कर सकते हैं। लीगल ट्रीटमेंट कहा जाता है इसे। अब हम बात करते हैं न्यायालय द्वारा जारी रिट या प्रादेश। संवैधानिक उपचार के अंतर्गत न्यायालय को प्राप्त अधिकार जिससे वह नागरिकों को का जो मौलिक अधिकार है उसको हनन से रोकता है। और इसमें कौन कौन से रिट या प्रादेश हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करता है। आइए इस विषय को आगे जानते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो जिससे उसे संतुष्टि न हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। उसके बाद होता है परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, वो असंवैधानिक तरीके से कोई कार्य किया है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार जो है प्रभावित हो रहे हैं, तो उस समय अदालत जो है वो फरमादेश जारी करता है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें जो उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करता है और इसे ही निषेध आदेश कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो निचली अदालतें हैं जिसको हम लोअर कोर्ट बोलते हैं या जिला न्यायालय बोलते हैं जिसमें मजिस्ट्रेट बैठते हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट वो होते हैं जो उसके बाद निषेध आदेश जिला अदालतों में जो जज बैठते हैं उन्हें ही हम मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो ये लोग जो होते हैं यदि अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर करके और वो किसी अन्य के अधिकार क्षेत्र में जा करके फैसले सुनाते हैं या कोई आदेश जारी करते हैं, तो इस आदेश को रोकने के लिए जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वह क्या करती है कि एक आदेश जारी करता है जिसे निषेध आदेश कहते हैं। अब हम चौथा है अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा क्या होता है? जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार पृच्छा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोकता है। उसके बाद है उत्प्रेक्षा रिट। उत्प्रेक्षा रिट क्या होता है? तो ये है कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेक्षण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। उसे उत्प्रेक्षण रिट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मानवाधिकार के बारे में भी जस्ट पहले बता चुका हूं। तो मानवाधिकार का अर्थ है किसी साधारण से साधारण व्यक्ति को प्राप्त वह अधिकार जो एक मनुष्य को प्राकृतिक रूप से, ठीक है, या संविधान प्राप्त है, संविधान से प्राप्त है। मानवाधिकार आयोग क्या होता है? तो मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करती है, निगरानी करती है। वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। मानवाधिकार आयोग का गठन एवं रूपरेखा कैसा होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो होते हैं किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान रखने वाले जो व्यवहारिक लोग होते हैं, ऐसे लोगों को रखा जाता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं।